बहुत से कानून है इस देश में, संविधान में व्यवस्था है आदिवासियों की रक्षा के लिए, जमीन की रक्षा कैसे किया जाए, जंगल की रक्षा कैसे किया जाए। उसके बाद भी धड़ल्ले से जल जंगल जमीन खतरे में है। हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा में हसदो कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं। सबसे बड़ी समस्या जो मैं महसूस कर रहा हूँ, धर्मांतरण। मैं पिछले साल छत्तीसगढ़ में एक समाज के कार्यक्रम में संघ के लोगों को मुख्य अतिथि बनाया, जो आमतौर पर होता नहीं। कुछ वर्ग में इसका विरोध भी हुआ और उन्होंने जो बात कही समाज के बीच में, बहुत से भ्रांतियां दूर कर दी। पावर में आई, शासन में आई तो जो दूसरे सरकार को दोष देना, और दूसरे सरकार फिर पावर में आई तो पहले वाले को दोष देना। बस यही चलता है इस देश में। माननीय सर संचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, माननीय सर्वाधिकारी श्री समीर कुमार जी महंती, माननीय प्रांत संचालक श्री दीपक जी ताम सेठीवार, माननीय नागपुर महानगर संघ चालक श्री राजेश जी लोया, उपस्थित अधिकारीगण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधुगण, अन्य उपस्थित नागरिक बंधुओं, भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं ये अपना फर्ज समझता हूं कि संघ को और खासकर सर संचालक जी को अपना दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए, और एक प्रकार से ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। मैं राजनीति से तो तौबा कर चुका हूं बहुत साल से, पर समाज के बीच में काम करने की जो मेरी रुचि है वो मैं कर रहा हूं। और मैं जो समस्याएं या जो भी भविष्य में देश में आदिवासी समाज एक बहुत कठिन दौर में गुजरने वाले जो शुरुआत हो गया है, उसके बारे में थोड़ा बहुत संघ के पदाधिकारियों को और सर संचालक जी को अपनी विचार रखना चाहता हूं। और मैं एक बात तो इस देश में महसूस कर रहा हूं, समस्याएं बढ़ती जा रही। केवल आदिवासी 1.5 साल से उस दिशा में प्रयासरत रहा हूं, और आज मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूं। यहाँ पर मुझे अपनी बात संघ के सामने रखने का मौका दे रहे हैं आप लोग। सबसे बड़ी समस्या जो मैं महसूस कर रहा हूं, धर्मांतरण का, और इस समस्या को गंभीरता से किसी भी सरकार ने नहीं लिया है। राज्य सरकार का विषय है, और ये भी देखने को मिलता है कि एक सरकार पावर में आई, शासन में आई तो जो दूसरे सरकार को दोष देना, और दूसरे सरकार फिर पावर में आई तो पहले वाले को दोष देना। बस यही चलता है इस देश में। कोई ठोस जो काम इस दिशा में होना चाहिए नहीं हो रहा है। तो मैं बहुत सोच विचार के सोचा कि इस काम के लिए संघ ही ऐसी संस्था है जो इसमें हमको मदद कर सकती है, कुछ रास्ता दिखा सकती है। और मैं चाहूँगा कि ये
बहुत बड़ी समस्या। मैं जानता हूं संघ इस दिशा में आज से नहीं, बहुत पहले से काम कर रही है, पर गंभीरता विषय की देखते हुए संघ को और अपनी स्पीड को, रफ्तार को तेज करने का मेरा अनुरोध है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि संघ के बारे में, संघ धर्मांतरण के बारे में बहुत गंभीरता से समझे। सबसे बड़ी समस्या, जैसे मैं बस्तर से आता हूं, दो प्रमुख समस्या से हम जूझ रहे हैं, नक्सलवाद से और धर्मांतरण से। अगर ये दो समस्या से आज स्थिति बहुत विकट है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें आदिवासी समाज और संघ दोनों मिलकर के कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं इस बात का प्रयास हूं कि संघ और समाज के बीच में जो वैचारिक फासला है, दूरी है, वो दूरी कैसे कम हो और समाज को सही दिशा में दिखाने का एक मार्गदर्शन मिले, इस बात पे हम लोगों के प्रयास है समाज का। मैं पिछले साल छत्तीसगढ़ में एक समाज के कार्यक्रम में संघ के लोगों को मुख्य अतिथि बनाया, जो आमतौर पर होता नहीं। कुछ वर्ग में इसका विरोध भी हुआ, खास करके आदिवासी समाज में, पर मुख्य अतिथि रामलाल जी थे और उन्होंने जो बात कही समाज के बीच में बहुत से भ्रांतियां दूर कर दिए और कम से कम इस प्रकार से संघ के जो रचनात्मक प्रयास है उसके प्रति एक आस्था तो जगी है। और आने वाले समय में हम लोग भी ये कर रहे हैं समाज की तरफ से। इसके पहले धर्मांतरण के बारे में समाज में कोई चर्चा नहीं होती, पर पिछले बार छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम से कम अब धर्मांतरण के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है और हम समाज में इस को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी अगर मदद मिल जाए संघ की और हम समाज मिल कर के इस दिशा में करेंगे, तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट मिलेगा। और इस दिशा में बिना संघ के सहयोग के समाज कुछ नहीं कर सकती, ये मेरा अपना मानना है। इसलिए मैं इस मंच से भी संघ से निवेदन करना चाहूँगा कि इसको बहुत गंभीरता से सोच करके कहीं ना कहीं आप हमको मदद करिए, ये मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। एक जो बहुत बड़ी समस्या है जिसको मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, औद्योगिकरण। ये बात सही है कि बिना औद्योगिकरण के इस देश का विकास नहीं हो सकता, ये मैं भी मानता हूँ। पर ऐसा लगता है कि इस देश में उजड़ने का ठेका हम ही लोग लिए हैं, आदिवासी लोग। इसमें भारत सरकार को बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए। विस्थापन बहुत धड़ल्ले से हो रहा है, खास करके उदारीकरण के बाद। उदारीकरण आए हुए करीब करीब 30-35 साल हो गए और अब तो बहुत से कानून है इस देश में, संविधान में व्यवस्था है आदिवासियों की रक्षा के लिए, जमीन की रक्षा कैसे किया जाए, जंगल की रक्षा कैसे किया जाए। उसके बाद भी धड़ल्ले से जल जंगल जमीन खतरे में है। हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा में हसदो की खदान है कोयले की, जिसकी बड़ी चर्चा कई सालों से हो रही है, आज भी हो रही है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। तो मैं संघ को कहना चाहता हूं कि साहब, अगर इस देश में अगर कानून कायदे का भी उसका
पालन ना हो इस देश में तो हम क्या समझेंगे? और इस देश में 150 साल पहले अंग्रेजों से खिलाफ यही समाज लड़ा, जल जंगल जमीन को लेकर के। वो स्थिति पैदा ना हो, भारत सरकार बहुत गंभीरता से इसको सोचना चाहिए। विस्थापन सबसे बड़ी समस्या है। पहले तो जमीन बहुत था, अब जमीन नहीं है, कहां जाएंगे? ये औद्योगिकरण के वजह से हमने एक पेशा कानून बनवाया था जब हम पार्लियामेंट में रहे 1996 में, 1996 में। इसलिए बनवाया कि हम जानते थे कि उदारीकरण नाम की कोई तूफान आने वाला है इस देश में, जो ट्राइबल एरिया में कहीं ना कहीं तबाही मचाएगा। पेशा कानून बनवाए इसलिए कि थोड़ा बहुत रोकथाम हो जाए। हमको कहते हुए बड़ा अफसोस होता है, इस देश में पेशा कानून की धज्जियां उड़ जाएगी। एक भी राज्य सरकार पेशा कानून का पालन नहीं किया। केंद्र सरकार मौन है, बल्कि और उल्टा मदद कर रही है उद्योगपतियों को। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर से डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूं डॉक्टर साहब। मैं चाहता हूं कि डेवलपमेंट में हिस्सेदारी समाज का कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तभी एक विश्वास होगा। और ये फार्मूला कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा आप संघ में चर्चा करिए, देखिए कि भागीदारी आदिवासी का कैसा होगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो विस्थापन के बाद जो स्थिति बन रही है, जो जमीन का जो ये जो एक्विजिशन होता है, अधिग्रहण होता है आदिवासी की जमीन का, वो अधिग्रहण ना करें, लीज पे ले लें। जब खदान बंद हो जाए उसको लेबलिंग करके फिर उस परिवार को वापस फिर जमीन मिल जाए। आदिवासी समाज की एक जो सबसे बड़ा जमीन के प्रति लगाव है, मजदूर से मालिक होना पसंद करता है पर मालिक से मजदूर होना पसंद नहीं करता ये आदिवासी समाज। इस बात को, इस देश को समझना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि इस पुनर्वास के मामले में, जमीन के मामले में भागीदारी कहीं ना कहीं होना चाहिए। और इसमें जब तक कि मेरी ऐसा मान्यता है, संघ इसमें दखल नहीं देगी या प्रयास नहीं करेगी, तब तक तो मुझे लगता नहीं कि इस देश की सरकार में हो, चाहे राज्य सरकारें हों। छत्तीसगढ़ में पिछले 25 साल में एक भी लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस पेशा कानून के हिसाब से नहीं हुआ, सब फर्जी हुआ है। तो आदिवासियों के साथ ऐसा हो, ये तो बहुत अति हो गया। तो मैं चाहता हूं कि संघ इस विषय को बहुत गंभीरता से ले और कहीं ना कहीं इसकी निदान करने की कोशिश करें। कुछ चीज़ों हैं जिसमें मैं चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि संघ और समाज के बीच में वार्तालाप होते रहना चाहिए, मीटिंग होते रहना चाहिए, मुद्दों पे चर्चा होते रहना चाहिए। मैं कल सर संचालक साहब को कहा, कम से कम छत्तीसगढ़ में एक छोटी सी कमेटी बना दीजिए। वहाँ के प्रमुख डॉक्टर सक्सेना हैं, आए हैं हमारे साथ में, पुण्यदेव सक्सेना जी। उनके नेतृत्व में समाज की हर महीने कहीं न कहीं समाज की इंटरेक्शन होनी चाहिए, चर्चा होते रहना चाहिए। तभी ये जो भ्रांतियां हैं और बहुत से गलतफहमियां में वो दूर होगी और संघ के जो काम कर रहे हैं उसके प्रति एक आस्था जगेगी। हम तैयार हैं चर्चा के लिए,
संघ के साथ में राज्य स्तर पे बैठ करके वीकली मंथली हो, विषयों पे, मुद्दों पे हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें सोच करके संघ दिशा निर्देश दे राज्य की इकाई को, तो मैं चाहूंगा कि उसको गंभीरता से लेकर के करे। एक जो संघ ने आंदोलन चलाया वो है डीलिस्टिंग का। पहले तो हम समाज के लोग इसमें सहमत नहीं थे, पर आपके राज्य इकाई ने हमको जब आपस में डिस्कस किए, चर्चा किए, तो राज्य इकाई ने हमको कन्विंस कराया, महसूस कराया कि डीलिस्टिंग जो धर्मांतरण को रोकने के लिए भी एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। और हम समाज के लोग छत्तीसगढ़ में हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि डीलिस्टिंग के फेवर में, उसके पक्ष में एक वातावरण बने और डीलिस्टिंग को कहीं न कहीं आगे सरकार के स्तर पे बढ़ाने का प्रयास करें। और हमें मालूम है कि धर्मांतरण के खिलाफ कोई कानून भारत सरकार में विचार चल रहा है। अच्छी बात है, ये जितना जल्दी हो सके कठिन कानून बनना चाहिए। पर मैं संघ को कहना चाहता हूं, अगर कोई ड्राफ्ट बनता है भारत सरकार में तो राज्यों के समाज की इकाइयों को भी विश्वास में लेकर के वो ड्राफ्ट में चर्चा करने में हम सहयोग करने को तैयार हैं। हमको भी पता तो चले कि कानून में क्या है या क्या बनना चाहता है। तो ये जो कानून की जो आवश्यकता है आज इस देश में, धर्मांतरण अगर रोकना है तो आप कानून जरूर बने और सख्त कानून बने और समाज को विश्वास में लेकर ही बनना चाहिए। ये आपकी भी मंशा है, हमारी भी मंशा है। तो हम चाहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हो जाए। एक जो बहुत कठिन विषय है जिस पे मैं अपनी बात रख रहा हूं आपके सामने, खास करके सर संचालक जी के सामने, वो है धर्म कोड। देश के विभिन्न आदिवासी समाज के तरफ से बात की चर्चा उठ रही है कि हमको धर्म कोड मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बहुत कठिन विषय है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। आज अगर भारत सरकार अगर कहे कि भाई एक फॉर्मूला बताओ, क्या पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक फॉर्मूला बताओ, क्या धर्म कोड क्या होगा, विषय क्या होगा या उसका थीम क्या होगा, अभी आदिवासियों के बीच में कोई एकता नहीं है। लगे हैं, पर इसके पीछे मैं चाहता हूं संघ के सामने अपने विचार। धर्म कोड के मतलब ये मत सोचिए तो कोई हम बगावत करने वाले हैं कि एक नई विचारधारा इस देश में, सामाजिक विचारधारा आगे बढ़ाने वाले नहीं। अरे भाई, आपके बीच में बौद्ध धर्म निकला, आपके बीच से जैन धर्म निकला, आपके बीच से सिख धर्म निकला। उसी आधार पे हम भी कहते हैं हमको भी मान्यता दे दीजिए और आपकी बड़ी छतरी के नीचे हमको एक जगह दे दीजिए खड़े होने की। इसमें इतराज तो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, धर्म कोड के पीछे मेरी अपनी मंशा है। इस देश में आदिवासी समाज की पहचान धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। पर हम सभी के लोग चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए अगर धर्म कोड होगा तो उसको पढ़ करके कम से कम ये तो महसूस करेंगे कि हाँ, धर्म कोड किसी जमाने में हम आदिवासी समाज के लिए बनाया गया था, केवल सिंबॉलिक। हम चाहते हैं इसमें विचार, हालांकि बहुत कठिन है, मैं संघ के सामने कह रहा हूं,
हमारे लिए भी कठिन है। पर आपसी चर्चा से आपके भी विचार में कोई संशोधन हो सकता है, हमें भी कोई सुझाव अगर दे सकें। कोई जल्दीबाजी नहीं है, पर हम अपनी पहचान इस देश में आने वाली पीढ़ी के लिए हम चाहते हैं। तो यही बात आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि ये कुछ बातें कल सर संचालक महोदय के साथ काफ़ी लंबी बात हुई और मैंने निवेदन किया कि हम संघ के साथ मिलकर के बहुत से मुद्दों को चर्चा करना चाहते हैं और कम से कम प्रदेश स्तर पे, छत्तीसगढ़ स्तर पे और ऑल इंडिया लेवल पे अगर हो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। पर आपके साथ कहीं ना कहीं साझा करना चाहते हैं और आने वाले समय में मैं जान रहा हूं कि इन मुद्दों पे अगर कोई विचार नहीं हुआ, जो सामने दिख रहा है, खतरे की घंटी शुरू हो गया समाज के लिए, समाज इस देश से खत्म हो जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकेगा। केवल कहीं पुस्तक में पढ़ेंगे कि जैसे आज अमेरिका में रेड इंडियन के बारे में कहा जाता है, वैसे ऐसा ना हो, हम नहीं चाहते। तो सबकी जिम्मेदारी है। कोई हम लोग बाहर के नहीं ना, आप बाहर के ना हम बाहर की, इस देश की माटी से संबंधित है। मैं चाहता हूं कि इसमें गंभीरता से संघ विचार करे और हमको जो भी डॉक्टर साहब दिशा निर्देश आपके संस्था के माध्यम से हमको मिलेगा, हम इसमें जरूर आपको सहयोग करेंगे और हम आपकी मदद के लिए यहाँ हम आए हैं। इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। आपने बुलाया, इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। आपने निमंत्रण दे करके मुझको देश के अखबार में खलबली मचा दिया है कि ये हुआ कैसे। तो मेरे को कई अखबार वाले पूछे, भाई ये क्या, ये तो संघ वालों को पूछे, भाई मैं तो जानता भी नहीं कि मुझे क्यों बुला गया है। हाँ, संघ के बीच में कुछ मुद्दों पे कुछ 1-2 साल से चर्चा हो रही है। तो ये कम से कम मैं कह सकता हूँ कि ये एक शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि इस देश में सामाजिक मुद्दों पे समाज गंभीर नहीं है, ये मेरे लिए चिंता है। सो रहा है समाज, इधर अवधारणांतरण हो रहा है। पर आपके थोड़ा सा पहल से हम लोग भी जागेंगे और आपके सहयोग से इस बहुत बड़ी समस्या का कहीं ना कहीं समाधान निकालने में हम सफल होंगे। आपने मुझको आमंत्रित किया, एक बार फिर से डॉक्टर साहब आपको हृदय से धन्यवाद, संघ को धन्यवाद। और फिर भविष्य में ये रास्ता खुली रहे, चर्चा के विचार विनिमय की बहुत से मुद्दों पे खुली रहे, ताकि हम अपनी सुरक्षा बहुत से मुद्दों को लेकर के इस देश में हम कुछ कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। आज के कार्यक्रम के हमारे माननीय प्रमुख अतिथि जी श्रीमान अरविंद नेताम जी, विविधताओं को संभालते हुए, उनका स्वीकार करते हुए, उनका सम्मान करते हुए एकता पर सबकी दृष्टि लाना और उसके आधार पर विकास का पथ मानव जाति का पुनर्निर्धारित करना, इसका उदाहरण भारत को दुनिया के सामने रखना है। दुनिया को उसकी आवश्यकता है और इस दृष्टि से अभी जो बातें हमारे अतिथि महोदय के द्वारा रखी गई वो बड़ी महत्वपूर्ण है। हम सबको उसका विचार करना ही है। हम तो कर ही रहे हैं संघ के लोग। विकास और पर्यावरण का विरोध क्यों होना चाहिए? दोनों साथ साथ चल नहीं सकते क्या? चल सकते हैं, लेकिन एकता का विचार मन में रखकर सारी योजना बननी चाहिए। हमारा आदिवासी बंधु हमारा ही समाज है। हमारे समाज में अनेक देवी देवता है। आपने कोड की बात करते समय कहा इतने सारे हैं, बराबर है। ये सब होने के बाद भी
समाज के नाते हम एक हैं। तो अगर एक समाज है तो आपको यह कहने की जरूरत नहीं कि हमारी मदद कीजिए। संघ का काम ही है, संपूर्ण हिंदू समाज में संघ सबको मानता है। मैं कोड की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग विषय है, टेक्निकल विषय है। लेकिन समाज का ये अंग भी हमारा ही अंग है। उसकी समस्याओं में जितनी हमारी ताकत है उतना हम करेंगे। हमारा एक तरीका है। शासन के लिए आपने कुछ कहा, वो शासन के पास पहुंच जाएगा, परंतु शासन अपना काम करेगा। और कैसा करता है आपको ज्यादा मालूम है, आप रहे, इसलिए वहां हमेशा समय लगता है और सभी फैक्टर्स एक साथ बहुत कम बार सोचे जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि शासन वगैरह इन सबकी ताकत क्या है? समाज की ताकत है। तो शासन प्रशासन में सुनवाई नहीं होती तो क्या बिगड़ा? समाज है। तो पेशा कानून की बात आपने की, उस कानून का उपयोग कैसा करे जिससे समाज में भेद उत्पन्न न हो, कुछ अलग हो रहा है ऐसा किसी को न लगे, और फिर भी पेशा कानून जिसलिए लाया गया वो सारा ठीक हो। इसका उदाहरण आपको देखना है तो विभिन्न संगठनों के माध्यम से हमारे स्वयंसेवकों ने काम किया है। नासिक जिले में काम है, उसको कैसे लागू होना चाहिए इसका एक सुंदर उदाहरण वहां है। मैंने कल आपको चेतराम जी पवार का नाम बताया। बैतूल और आसपास के इसमें भी योजना पूर्वक उस प्रकार का काम चल रहा है। बस्तर में भी होगा। हम है ही, आपको विनंती करने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं आपने आकर हमको एक कर्तव्य बोध दिया है। हम जहां जहां पहुंचते वहां ये सब करते हैं। पहुंच हमारी बढ़नी चाहिए, बस इतनी बात है। और इसलिए जो भी सारी बातें आपने कही उसमें हमारे तरीके से हम जो कुछ कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। मतांतरण का विषय है। मतांतरण क्यों होना चाहिए? हम तो ये मानते हैं, हमारी परंपरा, कि रुचिनुसार मार्गों का वैचित्र्य होता है। रुचिनाम वैचित्र्यात् रुजु कुटिल नाना पथयुताम नृणाम एको गम्य। ये सब जो तरीके हैं पूजा के, खान पान के, संस्कृति के, ये अलग अलग है। रुचि प्रकृति के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। सब जाते हैं एक ही दिशा में अगर ठीक चाहे तो। बीच में स्वार्थ ना आए, बीच में विकार ना आए, इसको भुना के अपना उल्लू सीधा करने की बुद्धि ना हो तो कुछ बिगड़ता नहीं। सब एक ही तरफ जाने वाले हैं। ऐसा है तो फिर मतांतरण क्यों करना? आधान के गुलाबराव महाराज जी को पूछा मिशनरियों ने कि सभी रास्ते सत्य है तो ईसाई क्यों नहीं बनना? तो उन्होंने कहा कि अगर सभी रास्ते सत्य है तो ईसाई क्यों बनना? अपने मन से अगर कोई अपने पूजा का तरीका बदलता है तो हमारे यहां किसी ने ऑब्जेक्शन लिया नहीं है, मान्यता है। रोरन नारायण वामन टिळक हो गए। परंतु लोभ लालच जबरदस्ती से करना, ये सोच के या कह के करना कि तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम्हारे पूर्वज गलत थे, हम तुमको सही कर रहे हैं, एक प्रकार से गाली हो गई। कन्वर्शन इज ए वायलेंस। हमने उसका कभी समर्थन, हमको पंथ संप्रदायों से कोई बैर नहीं है। ईसा मसीह, पैगंबर साहब, सब श्रद्धा है उनके बारे में, हम भी उस श्रद्धा में सहभागी हैं। परंतु अपने अपने तरीके से सब चलेंगे। और इसलिए ऐसे जो गए लोभ लालच जबरदस्ती से, वो अगर वापस आना चाह रहे हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इट इज करेक्शन। और इसलिए इन सब बातों में हम आपके साथ हैं। आदिवासी समाज कोई अलग समाज नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूं कि हमारी संस्कृति जो जन्मी वो जंगलों और खेतियों में से
जन्मी। इसलिए आदिवासी समाज हमारा मूल है। उनकी अपनी भाषाओं में जो तत्वज्ञान वो बताते हैं वो नासदीय सूक्त के पास जाता है। पर्यावरण के प्रति मित्रता, सब जगह पवित्रता देखना, पेड़ पौधों को पूछना, निसर्ग की पूजा करना, ये भारत छोड़ के कहां परंपरा है? ये भारत की परंपरा है। हम आज अपने आप को हिंदू कहते, हिंदू बने हैं, कहां से बने? वहां से बने। और इसलिए अपने समाज का एक अभिन्न अंग मान के हमारी शक्ति पूरी लगाकर और हमारे अपने तरीके से हम समाज के बल के आधार पर काम करते हैं। हम काम करेंगे। नेता, नारा, नीति, पार्टी, अवतार, सरकार, विचार, महापुरुष ये सहायक हो सकते हैं, लेकिन 10 कदम हमको आगे जाना पड़ता है, तब 5 कदम ये पीछे आते हैं। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हमेशा ऐसे होता रहा है। सारे परिवर्तनों का कारण समाज है और इसलिए अपने आचरण से, अपने उदाहरण से समाज में परिवर्तन का वातावरण उत्पन्न करना, ताकि समाज खुद अपना परिवर्तन करे, तो फिर नीतियों में परिवर्तन आना आवश्यक भावी है। धैर्य रखना पड़ेगा। अपना स्वतंत्र देश है, अब ये अपना समाज है। 1000 साल तक हम पारतंत्र में रहे, इसलिए हमको लड़ने की आदत हो गई, बगावत करने की आदत हो गई, तब वो आवश्यक था। लेकिन अब अपने लोग हैं, कभी कभी भूल जाते हैं अपनापन, तो भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करके अपने आप को ठीक रख के अगर ये किया जाए तो ये परिवर्तन आएगा। हमने गीत में भी कहा आपके सामने, निश्चित होगा परिवर्तन। क्यों? जाग रहा है जनगण मन। इस जनगण मन को जागृत करने वाला वातावरण बनाने का काम करने के लिए एक देशव्यापी कार्यकर्ता समूह का निर्माण करना, यह संघ का कार्य है। आपका काम कैसा है? बूंद बूंद वर्षा होती है, वो जमीन में पड़े बीज को पोषित करती है, सोए हुए बीजों को अंकुरित करती है और उसमें से फसलें खड़ी होती। संघ का तरीका यह है। इसलिए थोड़ा कभी लगता है कि आपने करना चाहिए, हम करेंगे, जरूर करेंगे, कर रहे हैं। वास्तव में आपने जो सारी बातें कही उसके लिए आपके सामने ही मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, हमको अलग से कमेटी बनानी नहीं पड़ती, हमारी कार्यकारिणी सब स्तर पर है और सौभाग्य से संघ की सब कार्यकारिणियां सक्रिय लोगों की कार्यकारिणी रहती है, नाम की नहीं रहती। तो उनके साथ जैसे मिलना जुलना होगा, बातें आगे बढ़ेगी। तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, हम सब है, साथ है और हम सब ये करेंगे।